हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल यार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उस पे जाने से पहले हम देखेंगे कि टोटल टाइप्स ऑफ मीटर्स जो वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम्स में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ यही मीटर्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, उसके बाद हम जाएंगे हमारे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो गाइज सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। गाइस ये जो है सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए यूज हो सकता है। आप देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ये सिर्फ हमारा जो है डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और एक बता दूं, जो लास्ट वाला है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे जो है इंडक्शन प्रिंसिपल यूज होता है। ये यूज हमारा ये जो मीटर है ये सिर्फ एसी करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो मूविंग आयरन टाइप, डायनामोमीटर टाइप, थर्मल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे बोथ एसी और डीसी करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। चाहे एसी हो या डीसी, हम इन मीटर से वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन पीएमएमसी से हम सिर्फ डीसी करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और इंडक्शन टाइप से सिर्फ हम एसी करंट और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। गाइज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा असल में दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और दूसरा होता है हमारा डायनामोमीटर टाइप। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग कैसी होती है, और इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये भी हम देखने वाले हैं। और आज के वीडियो की एक खास बात यह है गाइस, जो भी आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो मैंने एक नोट्स में लिख रखे हैं। मैंने कोशिश की है कि नोट्स बहुत अच्छे बनाऊं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आप प्लीज़ हमारे नोट्स को ज़रूर डाउनलोड करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए गाइस एक एक करके हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारे पीएमएमसी मीटर का कंस्ट्रक्शन, ये उसका डायग्राम है। और बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल का। तो जो इसका वन लाइन वर्किंग प्रिंसिपल है गाइस वो ये है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यानी कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड हमारी परमानेंट मैग्नेट से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पे हमारा एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स की वजह से हम उस कंडक्टर को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर पाएंगे या रोटेट कर पाएंगे। ये इसका है वर्किंग प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है। अब बढ़ते हैं हम आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी मीटर की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे जो दो हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये परमानेंट मैग्नेट हमारे अल्निको मटेरियल से बने होते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको लाइटली मत लेना कि भाई बहुत बार पूछा है अब पता नहीं आएगा या नहीं। नहीं गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एसएससी वगैरह एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे हमेशा बेसिक से ही शुरू करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसके बीच में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अभी ये परमानेंट मैग्नेट रहने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी फील्ड स्ट्रांग होता है लेकिन वो करंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ यहाँ पे ये यू शेप्ड हमने जो परमानेंट मैग्नेट यूज किए हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमने देखा कि परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है वो यू शेप्ड है और एक अल्निको मटेरियल से बना होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है गाइस वो ये है, ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप देख रहे हैं ये हमारा है एल्यूमिनियम फ्रेम। एल्यूमिनियम फ्रेम जो है ऑब्वियसली एल्यूमिनियम से बना होगा और ये दो पर्पज के लिए हमने यूज किया है। ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है ये हम यूज किए हैं क्योंकि हमें डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है। और जो दूसरा है गाइस, इसी के ऊपर हमने एक कॉइल भी लगाई होती है और ये कॉइल बनाई होती है हमारी कॉपर से। ये कॉइल जो है हम इस फ्रेम के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था कि हमारा जो कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कब, जब हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे। तो ये देखा हमने रेक्टेंगुलर कॉइल। आगे हम देखते हैं, ये देखते हैं गाइस, ये जो आप देख रहे हैं एक कर्व देख रहे हैं ये हमारा असल में है स्प्रिंग्स। दो स्प्रिंग हम यूज करते हैं, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। स्प्रिंग का पर्पस होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना। और याद रखिए ये जो स्पाइरल स्प्रिंग्स होती हैं वो हम फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल से बनाते हैं। तो आपको गाइस ये याद रखना है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं कौन सा पार्ट बनाने के लिए। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट हम अल्निको से बनाते हैं, कॉइल्स जो है हम कॉपर से लेते हैं और जो स्प्रिंग्स हैं वो फॉस्फर ब्रोंज से बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं गाइस, ये जो मीटर का पॉइंटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर जो है ये स्केल के ऊपर ऐसे इस तरह से मूव करता है। तो ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर का जितना वेट होगा उतना वेट हम यहाँ पे लगाएंगे एज अ बैलेंस वेट,
क्योंकि अगर पॉइंटर का वजन बहुत ज्यादा होगा तो पॉइंटर हमारा ऑलवेज जो है जीरो पे रेस्ट करेगा या फिर किसी एक पॉइंट पे जाके रेस्ट करेगा, वो हमारा ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना वेट हमारा पॉइंटर का होता है उतना ही वेट का बैलेंस वेट हम यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं एक कि यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। आप देख सकते हैं कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये जो ब्लैंक स्पेस है वो है हमारा एयर गैप। लेकिन एयर गैप का परमेबिलिटी ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को इंप्रूव करने के लिए हम एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो परमेबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है। और ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है वो हमारा एक स्पिंडल से अटैच होता है, यानी एक रोटेट कर सकता है। ये सिलेंडर रोटेट करेगा, सिलेंडर के ऊपर हमारा अटैच होता है एल्यूमिनियम फ्रेम, वो भी रोटेट करेगा। और इसको हम सपोर्ट देते हैं एक पायोट और जीवेल बेरिंग से। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्केल है वो हमारा दिखा रहा है एक यूनिफॉर्म स्केल है, यानी इसका जो डिवीजन है वो एक यूनिफॉर्म है। यानी यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15, 20, इस तरह से एक यूनिफॉर्म स्केल है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो गाइज ये था हमारा एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी मीटर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका वर्किंग कैसा होता है। तो गाइज जैसे कि मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में बताया कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा कंडक्टर वहां पे मूव करेगा या रोटेट करेगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, यानी हमारा जो मीटर है, एज्यूम कीजिए कि हमें एक 5 एम्पियर का करंट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को जो है एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई लगाएंगे, एक तरफ से निगेटिव लगाएंगे, और हम उस करंट को क्या करेंगे, इस कॉइल के थ्रू फ्लो होने देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पॉइंटर जो है एक 5 एम्पियर की जहां भी वैल्यू होगी वहां पे जाके वो हमें पॉइंट करेगा कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो होने के लिए हमें कौन सा टॉर्क चाहिए, वो चाहिए हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो होता है जो हमारे पॉइंटर को 0 से मूव कर देता है, यानी हमारा 0 पे होता है हमेशा पॉइंटर। तो अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो हम कॉइल को जो है करंट देंगे, उसकी वजह से हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो हमारा मूव करने लग जाएगा। ये होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जैसे कि मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताया कि जो हमारा फोर्स होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमारा प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने की वजह से। वो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू NBIL, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी ये जो लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसका जो हमारा यूनिट है वो होगा हमारा न्यूटन। तो गाइस याद रखिए, हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें एक तरफ से करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इधर साइड में हमारा दूसरे साइड से होगा। तो हमारा समझ लीजिए कि कॉइल है, एक तरफ से हम इस तरह से फोर्स दे रहे हैं और इधर से एक ऐसा फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हमारा जो है ये D इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी कॉइल साइड्स है। तो याद रखिए इस फोर्स की वजह से एक तरफ से इधर से धक्का दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक तरफ से इधर से धक्का दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो कॉइल होगा वो रोटेट करने लग जाएगा। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या होगा, TD इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम F की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं NBIL इंटू डिस्टेंस। तो गाइस हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, NBL इंटू D इंटू बचा हुआ हमारा I रखेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, देखिए लेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, यहाँ तो एक लेंथ हो गई और ये हमारा D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स हो गया। तो इसका मतलब है L इंटू डी हमारा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ दी कॉइल। तो हम रिप्लेस करेंगे L इंटू डी को A से, इसका मतलब है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया NBAI, ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर में। TD इज इक्वल टू NBA इंटू I, ये हमारा हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, हमारा हमें अगर 10 एम्पियर करंट मेजर करना है तो उसको क्या करेगा, 0 से ले जाकर पॉइंटर को क्या करेगा 10 एम्पियर के आसपास कहीं पे ले जाके यूं वहां पे जाके ऑसिलेट करेगा। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, हमारा अगर वो पॉइंटर 10 के आसपास ही रह रहा है और 10 एम्पियर के पास नहीं जा रहा है तो हमारा क्या करेगा, वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क जो है एक्ट करेगा और उसको 10 एम्पियर पर ही जाकर रुकाएगा पॉइंटर को। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा जो होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क अगर हम देखेंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है हमारा TC इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। क्यों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमने जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया है वो हमारा स्प्रिंग के जरिए से हुआ है। अगर हमने स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया है तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है TC इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। दैट मीन्स जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है थीटा। थीटा क्या होता है हमारा, थीटा इज डिफ्लेक्शन इन डिग्रीज,
जो हमारा पॉइंटर होता है यहाँ से यहाँ अगर समझ लीजिए 10 डिग्री है तो हमारा होगा थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। जो हमारा टीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। और हमारा जो टीडी इज इक्वल टू होता है यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो याद रखिएगा जो हमारा फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन होता है यानी हमारा जो फाइनल पोजीशन होगा हमारा एट फाइनल स्टेडी स्टेट, हमारा जो टीसी इज इक्वल टू होता है वो टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। इस पोजीशन पे आने के बाद में हम ये दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा NBA इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। दैट मीन्स जो हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा के। इसका मतलब यह है जितना ज्यादा हम करंट कॉइल में से देंगे उतना ज्यादा हमारा पॉइंट जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसी की वजह से हमारा जो पॉइंटर का, इसी की वजह से जो हमारा स्केल होता है गाइस वो होता है हमारा यूनिफॉर्म स्केल, क्योंकि हमारा आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। बाय चांस अगर हमारा जो थीटा है यानी जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता तो हमारा जो स्केल है वो हमारा होता नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, जिसकी वजह से हमारा जो स्केल है पीएमएमसी मीटर का वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क हम गाइस प्रोड्यूस करते हैं वो हम एल्यूमिनियम फ्रेम की जरिए से करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क हमारा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि एडी करंट का वैल्यू भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एडी करंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा जो डैम्पिंग है यानी जो हमारा पॉइंटर आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा बाइक वगैरह में, जो हमारा पॉइंटर है वो यूं यूं ऑसिलेट करता रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डैम्पिंग वो बहुत कम होती है। डैम्पिंग अगर स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, अगर हमें 5 एम्पियर पे पॉइंटर को रोकना है तो वहां पे हमारा डैम्पिंग टॉर्क उसको सिर्फ 5 एम्पियर पर ही रोकेगा। तो गाइस ये था हमारा इसका वर्किंग। हमने देखा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर होता है। और फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्केल है वो यूनिफॉर्म होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं गाइस, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो गाइस इसका जो पहला एडवांटेज है वो है लो पावर कंजम्पशन। जो इसके अंदर हमने परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए हैं इसकी वजह से हमारा जो पावर कंजम्पशन है मीटर का वो बहुत कम होता है। सेकंड जो एडवांटेज है वो है यूनिफॉर्म स्केल। जैसे कि मैंने बताया आई इज इक्वल टू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था, जिसकी वजह से हमारा स्केल जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है हाई टॉर्क टू वेट रेशो। हमारा जो पॉइंटर होता है इसका वेट पीएमएमसी मीटर में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका टॉर्क टू वेट रेशो जो है वो काफी ज्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है कि पीएमएमसी टाइप जो मीटर्स होते हैं उनका रेंज काफी हम वाइड रख सकते हैं। अगला जो एडवांटेज है वो है नो हिस्टेरिसिस लॉस, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इफेक्टिव एडी करंट डैम्पिंग। जैसे कि मैंने बताया हमारा जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से एडी करंट डैम्पिंग वहां पे हमारा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एज परमानेंट मैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रांग। अब देखिए इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी स्ट्रांग है, इसकी वजह से अगर मीटर के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी भी तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका खुद का जो फील्ड है वो काफी स्ट्रांग है, तो ये बाहर के डिस्टर्बेंस से ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहता। अभी देखते हैं हम इसका डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है गाइस कि इट कैन ओनली बी यूज फॉर डीसी करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट। इसको सिर्फ हम डीसी करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर हम एसी के लिए यूज करेंगे तो उसका पॉइंटर हमेशा यूं ऑसिलेट होता रहेगा, एक पॉइंट पर आके नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारा एसी करंट क्या करेगा, अल्टरनेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और हमारा जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड है वो हमारा डीसी है, जिसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है और हमारा पॉइंटर जो है वो अच्छे से वर्क करता है। अगर हम एसी देंगे तो हमारा पॉइंटर जो हमेशा यूं ऑसिलेट करता रहेगा। जो सेकंड पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में वो है कि कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टली एज परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड। देखिए परमानेंट मैग्नेट जो है वो यूज करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में वो ये कि एरर ऑकर्स ड्यू टू एजिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। अब देखिए गाइस, अब आपको काफी लंबे समय तक अगर मीटर को यूज करना है तो आपको ये स्प्रिंग्स और परमानेंट मैग्नेट हो सकता है कि रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एजिंग इफेक्ट की वजह से ये स्प्रिंग भी जो है वो काफी ज्यादा ढीले हो जाते हैं और जो हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है उसका फील्ड भी वीक हो जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो में हमने देखा कि पीएमएमसी टाइप मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वो उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो रेंज होता है गाइस वो होता है मिली एम्पियर में।
मिली एम्पियर में रेंज होता है इसका, काफी ज्यादा एम्पियर्स में नहीं होता है। इसका जो रेंज है वो मिली एम्पियर में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।